हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्टैटिक्स इन एजुकेशन में हमारा अगला टॉपिक है मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, यानी कि विचलन के माप। वेरिएबिलिटी को डिवीजन भी कहते हैं, डिस्पर्सन भी बहुत बार बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं यहाँ तक कहूँ कि ये सेंटर टेंडेंसी ऑफ मीन से भी इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में इससे ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। तो इसको अब पढ़ेंगे हम आगे, ध्यान से समझिए। जो मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी होता है वो जो केंद्रीय प्रवृत्ति के मान है उनसे ऊपर के स्तर की एक सांख्यिकी है ये, यानी कह सकते हैं उनसे ऊपर के स्तर की क्या है, ये एक विधि है जो आंकड़ों के कह सकते हैं आंकड़ों के अंकन के लिए बहुत ज़्यादा यूज की जाती है। यानी उच्च स्तर की ये स्टैटिक्स है, ये स्टैटिक्स मेथड है ये। तो इसका भी काम वही है लगभग, लेकिन कहाँ पे इसका यूज किया जाता है। जहाँ पे काम अगर केंद्रीय प्रवृत्ति के मानों से हो जा रहा था तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो सबसे पहले इसके लाभ समझते हैं। लाभ जैसे कि देखो मैंने लिखा है, किसी समूह प्रतिदर्श या वितरण के स्वरूप के संबंध में जानकारी मिलती है। ये तो आप जानते हैं कि केंद्र प्रवृत्ति के मानों से भी आंकड़ों के बारे में हमें जानकारी मिलती थी। जैसे कि दो ग्रुप के आंकड़े हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे उदाहरण के तौर पे ग्रुप ए के आंकड़े ये दिख रहे हैं, आपके ग्रुप बी के आंकड़े दिख रहे हैं। इनका मीन निकालूंगा, यानी मैं केंद्र प्रवृत्ति के मान निकाल रहा हूँ मीन। तो इसका मीन जो आया वो 15.33। दूसरे आंकड़ा है यहाँ पे देखिए ध्यान से 7, 8, 9, इनका मीन भी उतना ही आया। तो दो ग्रुप हैं जिनका मीन समान आया है, यानी कि दोनों ग्रुपों का मीन क्या है, सेंटर टेंडेंसी ऑफ मीन जो है वो इक्वल आया है। तो यानी कि आप ये कह सकते हैं केंद्र प्रवृत्ति के मान के आधार पर कि दोनों ग्रुप एक जैसे ही हैं, एक जैसे ही व्यवहार करते हैं। यानी केंद्र प्रवृत्ति के मान को देख के तो यही लग रहा है कि दोनों ग्रुप समान क्वालिटी रखते हैं, ये एक जैसे नेचर रखते हैं। लेकिन क्या ऐसा है? ध्यान से आंकड़ों को देखिए। ये तो बहुत कम आंकड़े हैं, आप देख भी सकते हैं। लेकिन जब बहुत सारे आंकड़े हमारे पास दिए हो तो कह सकते हैं हम इन आंकड़ों की विचलनता है या कहते हैं विचलनशीलता है, वो नहीं पता चल रही हमें देख के। अभी इनमें तो पता चल रहा है क्योंकि ये बहुत कम आंकड़े हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आंकड़े रहे तो पता नहीं चल पाएगा। क्योंकि एवरेज के आधार पर तो लग रहा है कि ये ग्रुप एक जैसे हैं, लेकिन अंकों को देखिए। ये मैंने इसलिए मैंने कहा कि 20 नंबर का एक टेस्ट पेपर लिया गया है बच्चों का, जिसमें 6 बच्चे शामिल हुए और उनके मार्क्स हैं ये। ध्यान दें कि 20 नंबर का पेपर था, 20 में से मार्क्स हैं ये ग्रुप ए के, ग्रुप बी के। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के मानों से ग्रुप के संबंध में कुछ जानकारी तो मिलती है, जैसे कि ग्रुप ए और ग्रुप में बी में पता चल रहा है कि दोनों ग्रुप एक जैसी नेचर रखते हैं। परंतु बात करें अगर मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी की बात करें तो वो इस ग्रुप में यह भी बता पाता है कि ये ग्रुप संगत है या असंगत है। समझ गए, संगत है या असंगत है। तो आप देख सकते हैं, देख के आप बताइए कौन सा ग्रुप संगत है कौन सा असंगत है, जबकि एवरेज समान है दोनों के। तो ग्रुप ए काफ़ी संगत है, देखिए आप लगभग सभी के मार्क्स इर्द गिर्द है, यानी कि सारे बच्चे ठीक ठाक हैं। जबकि ग्रुप बी में देखिए एक के नंबर 7, एक के 8 है, दूसरे की 19 है, डायरेक्ट एक की 20 है। यानी कि 2-3 बच्चों ने ही ये एवरेज को सुधारा है। बाकी बच्चे 3 बच्चे तो ऐसे हैं कि जिनकी बहुत कम नंबर है, लेकिन ऊपर ऐसा नहीं है। तो दूसरा ग्रुप जो बी है वो असंगत है। तो मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी हमें ग्रुपों के बीच जब तुलना करते हैं तो ये भी बताता है कि ग्रुप कहीं ना कहीं क्या है, समजातीय है या विषमजातीय है। तो मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी की ज़रूरत यहाँ पे पड़ती है। जब हम मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी ज्ञात करते हैं तो वो ग्रुप के बारे में जानकारी डिटेल्स हमें दे देता है। दो ग्रुप समान तो हैं, लेकिन उनमें योग्यता क्या है, क्षमता क्या है, ये भी हमें क्लियर कर देता है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, जैसे कि दोनों समूहों के अंकों की उपलब्धि समान दिख रही है आपको। ए और बी की तुलना करते हैं और उसके आधार पर हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। सेंटर टेंडेंसी के आधार पर ये भविष्यवाणी बहुत बार गलत हो सकती है, लेकिन कह सकते हैं जो विचलन है, वेरिएबिलिटी ऑफ मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी है, वो दोनों समूहों में विचलन में काफ़ी अंतर है। और वो हम कह सकते हैं कि ग्रुप ए समजातीय है, ग्रुप बी विषमजातीय है। यानी कि कह सकते हैं जो पहला ग्रुप है वो हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, क्योंकि वहाँ पे एवरेज रूप में सारे अच्छे स्टूडेंट हैं
और उनके सीखने की गति भी अच्छी होगी, क्योंकि एक जैसी क्वालिटी वो रखते हैं। जबकि ग्रुप बी इसके विपरीत है, उसमें कुछ ही बच्चे अच्छे हैं जो कि एवरेज को सुधार तो दे रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे उसमें बहुत ही निचले स्तर के हैं। तो उस ग्रुप में काफ़ी विचलनशीलता दिख रही है। वैसे ही ग्रुप ए और ग्रुप बी में भी दोनों में देखेंगे आप तो एवरेज समान होने के बावजूद भी विचलनशीलता है। तो आप समझ गए होंगे विचलनशीलता की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब बात करेंगे कि कैसे इसको ज्ञात करें। तो ध्यान से आप देखिए, आज हम जो वेरिएबिलिटी है उसको ज्ञात करना सीखेंगे। तो कैसे करेंगे? विचलन के माप ज्ञात करने के लिए भाई अनेक मापों का यूज किया जाता है, या कह सकते हैं अनेक विधियां हैं। पहली विधि जो रेंज है, रेंज। तो रेंज की बात करूँ मैं तो रेंज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इस पे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। औसत विचलन भी एक विधि होती है, एवरेज डेविएशन, और एक और होता है मानक विचलन, ठीक है। एक होता है चतुर्थांक विचलन, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है मानक विचलन, और सबसे एक्यूरेट वैल्यू भी देता है ये। इसी पर आज बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके कोर्स में भी सिर्फ यही विचलन है और एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो मानक विचलन यानी कि SD, इस पर डिस्कस करेंगे, कैसे ज्ञात करते हैं इसको, कैसे इसके थ्रू हम मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी निकालते हैं। तो बने रहिए। तो ये है मानक विचलन के सूत्र ज्ञात करने के लिए। अभी मैं परिभाषा नहीं बताऊंगा, परिभाषा हम अंत में इन्हीं फार्मूला के थ्रू डिफाइन करवाएंगे। अंत में परिभाषा बताऊंगा इसकी, मानक विचलन कैसे ज्ञात करते हैं। तो आंकड़े हमारे पास इसमें भी वर्गीकृत और अवर्गीकृत होते हैं, अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड होते हैं, ध्यान दें। तो मानक विचलन ज्ञात करने की दो विधियां हैं मुख्यतः। एक है वास्तविक मध्यमान विधि यानी एक्चुअल मीन मेथड, और दूसरी है कल्पित माध्य विधि। एक्चुअल मानी जो रियल मीन होता है उसके थ्रू, दूसरा एज्यूम यानी हम कल्पना करके एक माध्य मानेंगे उसके थ्रू। तो जो एक्चुअल मीन मेथड है उसके लिए जो फॉर्मूला है ये वाला है, और जो दूसरा वाला एज्यूम इसके लिए ये फार्मूला। तो ये आपको दोनों फार्मूले याद रखने हैं, या कह सकते हैं एग्जाम में आप अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग किसी को भी एक को याद रख दें, बेहतर ढंग से याद रखें। तो ये फार्मूले आप नोट कर लीजिए, ये याद रखने हैं। दो विधियों से हम ज्ञात कर सकते हैं। पहले हम जो क्वेश्चन लेंगे वो अवर्गीकृत आंकड़ों का लेंगे। आप समझते हैं अवर्गीकृत या इंडिविजुअल डाटाज भी इनको बोल सकते हैं आप। तो शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास है x इक्वल टू, यानी कि कुछ अंक दे रखे हैं, एक ग्रुप है कह सकते हैं, उसके आंकड़े हैं 5, 10, 25, 30, 50। छोटा ही क्वेश्चन लिया है मैंने ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इस प्रकार से आंकड़े आएंगे क्वेश्चन, ये अवर्गीकृत आंकड़े हैं। तो इसको हम वास्तविक मध्यमान विधि से ज्ञात करेंगे, यानी कि जो एक्चुअल मीन मेथड है उससे ज्ञात करेंगे। उसके लिए आप सूत्र जानते हैं, ये है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है ये सूत्र, ध्यान से देख सकते हैं। सिग्मा d² का जो स्क्वायर रूट है। तो अब इसको हम इस टेबल के अकॉर्डिंग इसको क्या कर देते हैं, सेट कर लेते हैं। देखिए अंक हैं ये, जो x की वैल्यू यानी ये नंबर्स हैं, तो इनको ऐसे में लिख दिया हमने कॉलम में 5, 10, 25, 30, 50, ठीक है। देखिए दूसरा कॉलम बनना है जो वो D, हमारे फॉर्मूले में ध्यान दें हमें चाहिए DN, बाकी तो कैलकुलेट कर सकते हैं हम D और N। तो D क्या है, तो D जो होता है वो हमेशा होता है D इक्वल टू x माइनस x बार। ये मैंने लिख भी दिया यहाँ पे। D विचलन है, यही तो विचलन है, इसी को आप डेविएशन बोलते हैं। तो ये निकाल लें हम। तो x जो होता है मैं बता दूँ, x ये अंक हैं नंबर ऑफ जो दे रखे हैं, ये टोटल नंबर ऑफ जितने दे रखे हैं 1, 2, 3, 4, 5, n इक्वल टू 5 हो जाएगा। यहाँ पहले की तरह और सवालों की तरह केंद्र परिवर्ती मान की तरह इनको जोड़ मत देना। यहाँ पे कितने संख्या हैं ये ज्ञात करना है, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 है, n बराबर 5, ध्यान दें। और x बार क्या होता है, x बार का मतलब होता है मीन, क्योंकि एक्चुअल मीन से ज्ञात करेंगे तो इनका मीन निकाल देंगे। तो इनका मीन मैंने अलग से निकाल दिया। ये x बार इक्वल टू अंकों का मध्यमान है। तो ये अंकों को जोड़ देंगे, देखो 5 धन 10 धन 25 धन 30 धन 50 बटे कितने अंक हैं टोटल 5, तो मीन आ गया 24। तो 24 मीन आ चुका है। अब सूत्र देखिए आप, d इक्वल टू x माइनस x बार। तो निकालो d, x है 5, 5 में से घटाएंगे 24 क्योंकि x बार 24 है। देखो प्रत्येक को ऐसे घटा देंगे, ये इसका आ जाएगा ऋण 19, ऋण 14, 1, 6, 26। ये मैंने पहले से करके रख दिया है क्योंकि टाइम बहुत लंबा हो जाता वीडियो। तो ध्यान से देखिए आप, ये हो गया
डी स्क्वायर निकाल देंगे, यानी कि जो डी स्क्वायर ये वैल्यू सारी हैं इनका स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो सारे नेगेटिव, चाहे ये माइनस में आ रखे हैं ये पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि ऋणात्मक संख्याओं का वर्ग करने पर वो धनात्मक हो जाती हैं। तो 19 का वर्ग 361, 14 का वर्ग 196, 1 का वर्ग 1 ही होता है, 6 का 36 हो जाएगा, 26 का इतना हो जाएगा। फिर निकाल देंगे सिग्मा डी स्क्वायर। सिग्मा डी स्क्वायर मतलब जोड़ना है इसको, इनको जोड़ के 1270 आ रहा है, क्योंकि हमें सिग्मा डी स्क्वायर चाहिए। सूत्र में देखिए n इक्वल टू जहाँ 5 है, अब लिख देंगे हम सूत्र यहाँ पे फिर से, सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन। मान रखो सिग्मा डी स्क्वायर का मान 1270/5, इसको काट के आ गया 254, और 254 का वर्गमूल यहाँ पे चाहिए आपको। वर्गमूल ज्ञात करना थोड़ा आना चाहिए। कुछ आर्ट्स वाले बच्चे हैं जिनको नहीं आता होगा, तो क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ है तो आप कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं। तो 254 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 15.9 आ जाएगा। नहीं तो अपने घर के अगल बगल 6, 7, 8, 9 के बच्चे होंगे, उनसे भी सीख सकते हैं आप, अपने दोस्तों से भी सीख सकते हैं। ठीक है, वर्गमूल निकालना है, ये छोटी सी कक्षाओं में सिखाया जाता है। तो वर्गमूल ये ध्यान दें। आप बोलेंगे ये कौन सा चिन्ह है, तो ये इसको बोलते हैं सिग्मा, ये सिग्मा ही है। ये एक तो सिग्मा ये होता है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए जो यूज होता है ये वाला सिग्मा होता है, ध्यान दें। कुल मिला के जो 6 है उसको ऐसे लेटा दो, सिग्मा बन जाएगा। तो ठीक है, क्लियर। तो ये आ चुका है हमारा आंसर। आप देखेंगे एक चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पे लिखा मैंने, देखो, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन इज इक्वल टू 0, यानी कि हमें जब एक्चुअल मीन से डेविएशन का सम करते हैं हम, तो उसका योग हमेशा 0 आता है। देखो जो ये क्या है, डेविएशन है, तो सम ऑफ डेविएशन निकालेंगे आप। -19, -14, 1, 6, 26 को अगर जोड़ेंगे तो इनकी वैल्यू 0 आने वाली है। मैंने जोड़ा भी है, देखो। -19 और पहले -14 को जोड़ेंगे, क्योंकि ऋण वालों को अलग जोड़ देते हैं, तो -33 आएगा। फिर धन वालों को जोड़ दो, 26, 6 और 1, ये धन 33 आ जाएगा। और जब ऋण सेम आ चुके हैं, -33 और धन 33 दोनों को जोड़ेंगे तो 0, तो ये 0 होता है। तो समझ गए, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन इज इक्वल टू 0, हमेशा ये 0 होता है, ध्यान देना। तो ये तो सवाल हो चुका है अवर्गीकृत आंकड़े का, और वो भी एक्चुअल मीन मेथड से निकाला है हमने। अब बात करते हैं परिभाषा। मैंने कहा था कि मैं परिभाषा बताऊंगा, तो इसमें ध्यान देने वाले जो सूत्र है हमारे पास ये है। इस सूत्र को देख के हम परिभाषा बना सकते हैं। जो सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन होता है, इसमें इसको हम प्रसरण बोलते हैं, वेरिएंस, यही वेरिएंस होता है, ध्यान दें। तो सिंपल सा हो गया, अगर ये वेरिएंस है तो इसकी जगह पर रख दो इसको, सिग्मा इक्वल टू √ वेरिएंस यानी प्रसरण। तो डेफिनेशन क्या बन गई, मानक विचलन प्रसरण का वर्गमूल होता है। कितनी छोटी परिभाषा होगी, एग्जाम में आसानी से लिखी जा सकती है। सूत्र लिखिए और ये लिखिए थोड़ा, और ये परिभाषा बना दो। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो ये हो चुका आसानी से। तो आगे समझ में। तो एक क्वेश्चन मैं आपको घर में करने के लिए दे रहा हूँ, आप करेंगे और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताएंगे, और ग्रुप में भी आंसर आप बताएंगे, ठीक है। तो नोट कीजिए क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन हैं, आप इनको करेंगे घर पे। ध्यान से देखिए, नोट कीजिए इन क्वेश्चन को। एक में x की वैल्यू है 17, 15, 23, 7, 9, 13। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है x इक्वल टू 12, 8, 17, 13, 15, 9, 18, 11, 6, 1। तो जो ही वीडियो मैं अपलोड करता हूँ आपका रिस्पॉन्स आ जाना चाहिए, क्योंकि क्लास 3 बजे तक चलती है। आप घर में सिर्फ सोइए मत रहिए, ठीक है, क्योंकि हमें प्रिंसिपल के लगातार ऑर्डर आ रहे हैं कि आप क्लास लीजिए। इसी के आधार पर आपका मूल्यांकन होने वाला है, अलग से कोई परीक्षा होगी नहीं, मैं बता रहा हूँ। तो आप इसको ईमानदारी से कीजिए। बहुत कम बच्चे हैं जो कि रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल हम मानक विचलन को ज्ञात करेंगे एज्यूम्ड मीन के थ्रू। आज था एक्चुअल मीन के थ्रू, कल एज्यूम्ड मीन के थ्रू हम ज्ञात करेंगे। थैंक यू।